हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनको इसलिए सबको साथ लेके चलना चाहिए, है ना। वो जिस तरह से अटैक करते हैं वो अटैक सही नहीं है, वो एक स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाता है। और ये तो शुरू में ही पता था कि ये सब होगा, तो इसलिए तुरंत आपको कदम उठाने चाहिए थे। पर लेकिन इलेक्शन चल रहे थे, सरकार नहीं चाहती थी। अब यही तो परेशानी है कि अगर हम इलेक्शन की वजह से जो असली अहम कदम है वो नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब पॉलिटिक्स हो रही है। अगर कल जो समझौता हो भी जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो भी क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है, 3-4 महीने लगेंगे उसको जो रिस्टोर करने में, तो आपकी शॉर्टेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई। वो क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हम R&D में कमजोर हैं, हम रूस पे निर्भर हैं R&D के लिए। प्रधानमंत्री को भी कभी कभी बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, इतना ज्यादा स्ट्रीट फाइटिंग में नहीं उलझना चाहिए। जो नेशनल इलेक्शन है वहां तो समझ में आता है, स्टेट इलेक्शन में इस तरह से जो ऑपोजिशन पर अटैक करते हैं वो नहीं करना चाहिए उनको। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, जैसे ही कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि चुनाव समाप्त होते ही देश की सरकार महंगाई बम फोड़ेगी और कुछ उसकी भूमिका बांधने का क्रम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम एक अपील की है और उस अपील में वो जो कोविड काल का स्मरण कराते हुए बहुत सारा कुछ संयम बरतने के कहीं वे अपील देश की जनता से करते हुए नजर आए हैं। लेकिन बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये इतना विलंब से स्मरण कैसे हुआ और इसके अलावा ये जो सब कहीं देश की जनता से अपेक्षाएं की जा रही हैं, स्वयं जो है प्रधानमंत्री हो, उनकी अपनी सरकार हो, या जो देश भर में कई ऐसे सूबे हैं जहां उनकी अपनी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की, वहां इस तरह की कोशिशें क्यों नहीं पहले शुरू की जा रही हैं, की जाती रही हैं, या की क्यों नहीं की जाती? ये बड़ा सवाल है। और जो चल रहा है सारा कुछ है, बहुत कुछ मीमांसाएं हो रही हैं और संभावनाओं पर भी लगातार बात हो रही है। तो क्या कुछ आगे बनेगा एक देश में, जो तस्वीर किस तरह से हो सकती है, क्या संभावना है? आर्थिक जो पक्ष है, पहलू है, आपको पता है कि हम वहां कहां खड़े हुए हैं। सरकार जो आंकड़े देती रही है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कहीं अलग अलग फोरम है वहां से चीजें निकली हैं, जो विश्वसनीय फोरम है कि हम कहां हैं, क्या स्थिति है। तो अब जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, इसके बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावना? इसी पर बातचीत करने के लिए बेहद बेहद खास मेहमान के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और जो प्रधानमंत्री जी की अपीलें हैं, जो उन्होंने कहा है कि कोरोना काल जैसी कुछ स्थितियां हैं उसको कहीं आप अंगीकार करिए, और बहुत सारी कटौतियों की अपील कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि देश बार बार यही कहीं एक सोचता है कि ये सब चीजें चुनाव खत्म होते ही क्यों सरकार को याद आती हैं, और अपेक्षाएं केवल जनता से ही क्यों की जाती हैं। तो जो एक उनकी अपील और जो जनता का सोच, दोनों पर आपकी शुरुआती एक प्रतिक्रिया प्रोफेसर साहब। देखिए, जो अभी अनाउंसमेंट हो रहा है वो मेरा मानना है 73 दिन लेट है। क्योंकि जब ये 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, तभी से लग रहा था कि ये परिस्थिति बिगड़ जाएगी। वजह उसकी ये कि खाड़ी जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वहाँ से जो खाड़ी से जो तेल और गैस आती है उस पर एकदम रोक लग गई थी, और वहाँ से 20% दुनिया का गैस और तेल आता है। तो 20% बहुत बड़ी संख्या होती है। आप 2-3% इधर उधर से कहीं से कर सकते हैं, पर 15% तो कहीं नहीं गया। अब 15% अगर जो आपकी एनर्जी नहीं आ रही है तो दुनिया में सभी जो देशों पे असर पड़ेगा उसका। और भारत तो क्योंकि 88% तो क्रूड इंपोर्ट करता है और 60% गैस करता है, तो भारत पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था इसकी वजह से। ये तो बिल्कुल साफ था। और जो एनर्जी होती है वो तो सब चीज़ों में इस्तेमाल होती है। वो आपके उत्पादन में इस्तेमाल होती है, आपके ट्रांसपोर्टेशन में होती है, आपके खाने पीने में इस्तेमाल होती है। तो कंजम्पशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्रोडक्शन पे, तीनों पे असर पड़ता है। और जब एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप थोड़ा बहुत कोयला इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा बहुत कोई जो आप जो है रिन्यूएबल एनर्जी कर लेंगे, पर जो ये बड़ी जो किल्लत है उसको आप नहीं कर सकते। और आपने देखा कि जो पिछले साल जो मार्च में जितना जो क्रूड ऑयल बाहर से आया था देश में, उससे 40% कटौती हो गई थी मार्च में अपने आप। तो जो आपके क्रूड के भंडार थे, जो आपके रिफाइंड प्रोडक्ट के भंडार थे, वो धीरे धीरे खत्म होने वाले थे। और ये तो लग ही रहा था कि जैसे इराक में लंबी युद्ध चला, तो अफगानिस्तान में लंबा युद्ध चला, यहाँ पे भी लंबा चल सकता था। तो हमें तो पूरी तैयारी शुरू से ही करनी चाहिए थी। तो मैंने तो मार्च 1 को ही पहले कहा था कि हमें तुरंत कमर कस लेनी चाहिए।
ये तो एक बड़ी भयंकर स्थिति है, जिसमें आपका अगर एनर्जी नहीं है तो आप उत्पादन कर ही नहीं सकते। आपको ट्रांसपोर्ट में कटौती करनी पड़ेगी, आपको खपत में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एनर्जी के बिना ये सब हो नहीं सकता। तो इसलिए हमें तो तुरंत अपने बचाव करना चाहिए था। हमारे जो रिफाइनर्स हैं वो 20 से 30% तो एक्सपोर्ट कर देते हैं। आप अपना क्रूड को क्यों एक्सपोर्ट में लगा रहे हैं? आप उस क्रूड को बचा के रखिए कि आप जो देश में लगाएंगे। तो क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा था, इसलिए सरकार ने वो अलाउ किया, वो चलता रहा। तो हमारे यहाँ शॉर्टेज तो काफ़ी भयंकर हो ही गई है, और अभी तक उसका असर हमारे दामों पे नहीं पड़ा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सरकार जो अभी ये अनाउंस किया है, उसके पीछे मंशा यही है कि तैयार करो कि दाम बढ़ने वाले हैं, कि संकट बहुत गहरा है। कि जब आप कह रहे हैं कि आपको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है और आपको ऑस्टेरिटी करनी है, तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसलिए करना है क्योंकि आप जब बाहर से माल ना लगाएं, क्योंकि बाहर से माल मंगवाएंगे तो उस पर फॉरेन एक्सचेंज चाहिएगा, और फॉरेन एक्सचेंज आपका गिर रहा है क्योंकि एफडीआई कम आ रहा है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो बाहर ही जा रहा है, और जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है वो अपना जब फिक्स डिपॉजिट वगैरह बाहर लेंगे। आपके जो जो वहाँ पे गल्फ एरिया में आपके जो इंडियंस हैं वो रेमिटेंसेस कम करेंगे। तो तरह तरह से आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, फॉरेन एक्सचेंज पे, आपके रुपए की वैल्यू पे, आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और ये तो शुरू में ही पता था कि ये सब होगा, तो इसलिए तुरंत आपको कदम उठाने चाहिए थे। पर लेकिन इलेक्शन चल रहे थे, सरकार नहीं चाहती थी। अब यही तो परेशानी है कि अगर हम इलेक्शन की वजह से जो असली अहम कदम है वो नहीं उठाएंगे, तो इसका मतलब पॉलिटिक्स हो रही है। और जब पॉलिटिक्स होगी तो आप ऑपोजिशन को अटैक करेंगे, और ऑपोजिशन आपको अटैक करेगा, तो एक नेशनल कंसेंसस नहीं बिल्ड होगा। और अभी जो कदम सरकार ने बताए हैं, प्रधानमंत्री ने बताए हैं, उसके लिए नेशनल कंसेंसस बहुत ज़रूरी है। ऑपोजिशन को आपको जो अपना जो लेना साथ पड़ेगा, आपको पब्लिक को सही पिक्चर रिवील करनी पड़ेगी कि क्या हुआ। अब आप जो अगर वो नहीं करेंगे तो ऑपोजिशन तो अटैक करेगा उस पर कि आप जो सही पिक्चर नहीं रिवील कर रहे। और जो अमीर लोग हैं जिनके ऊपर ये आप कह रहे हैं कि गोल्ड मत खरीदो, फॉरेन ट्रैवल नहीं करो, फॉरेन ट्रैवल कोई गरीब आदमी तो करता नहीं है, वो तो अमीर आदमी करता है। तो आप जब उसको कहेंगे तो वो यही कहेगा कि भाई लीडरशिप को सबसे पहले रोल दिखाना चाहिए, लीडरशिप को ये पहले अपना जो करना चाहिए। जो सरकार में और कॉर्पोरेट सेक्टर में बेफिजूल खर्ची होती है उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो फिजूल खर्ची तो बहुत ज़्यादा है, हमारी सरकार में भी है और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है। मतलब इतने बड़े बड़े इश्तिहार आ जाते हैं, इतने सारी जो कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं जिसमें सिर्फ दिखावा ही होता है। तो ये सब चीज़ों पे कटौती करना तो इवेंट ही इवेंट है सर। आप टोटल यदि आप देखिए, चाहे देश की सरकार हो या जो राज्यों में, अधिकांश जगह जहां भारतीय जनता पार्टी, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इतनी जगह होंगे, इतने राज्यों में हो गए, तो हर राज्य में यही चल रहा है। वहां के चाहे मुख्यमंत्री के उठाइए, मुख्यमंत्री के उठाइए, डिप्टी सीएम उठाइए, मुख्यमंत्री अन्य मंत्री के उठाइए, ओढ़न खटोला उड़ता रहता है और इवेंट्स होते रहते हैं सब जगह। बिल्कुल जी हाँ। तो इसलिए मैंने कहा ना, कंसेंसस तो तभी बिल्ड होगा जब सरकार एग्जाम्पल पेश करेगी, और सरकार जब अपना ऑपोजिशन के साथ मिलके एक कंसेंसस बिल्ड करेगी, तभी जो लोग करेंगे जो आप कह रहे हैं। नहीं तो लोग वो करेंगे नहीं, और आपका जो कदम सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर कदम आपका जो सक्सीड नहीं करेगा, तो फिर आपको और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्टेज तो बढ़ती जाएगी। अब उत्पादन में जगह जगह असर है, चाहे वो फर्टिलाइजर का उत्पादन है, फर्टिलाइजर के उत्पादन से आपके खाने पीने के उत्पादन पे असर पड़ेगा। सल्फर में जो आपकी कटौती हो गई है, तो सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो माइनिंग में इस्तेमाल होगा। फिर आपका प्लास्टिक में कटौती हो गई है, तो आपके जो प्लास्टिक के चेयर और मग वगैरह होते हैं वो इंडस्ट्री पे असर पड़ा है। तो मतलब कितनी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स है इस सब पे, क्योंकि ये जो क्रूड ऑयल जो है वो उसमें बहुत सारा केमिकल है और उसका इस्तेमाल जगह जगह होता है। तो इसलिए सप्लाई शॉक है, ये सिर्फ एनर्जी शॉक नहीं है, ये एक सप्लाई शॉक है। तो इसके लिए कदम तो तुरंत उठाने चाहिए थे, और कदम नहीं उठाए गए क्योंकि पॉलिटिक्स में पड़ गया। तो ये अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। उनको इसलिए सबको साथ लेके चलना चाहिए, है ना। वो जिस तरह से अटैक करते हैं वो अटैक सही नहीं है, वो एक स्टेट्समैनशिप नहीं दिखाता है। स्टेट्समैनशिप का मतलब है कि चाहे ऑपोजिशन कुछ भी कहता रहे, आप देश को साथ लेके चलिए। तो प्रधानमंत्री को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जिस तरह से वो अटैक करते हैं उस तरह का अटैक सही नहीं है, उससे तो और ज्यादा बवाल पैदा होगा। तो प्रधानमंत्री को एक देश के प्रधानमंत्री की तरह करना चाहिए। अरुण सर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट में, जैसे आपने कहा 73 डेज लेट है प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार, तो 73 दिन पहले यदि ये आप कर लेते तो हमें क्या फायदे हो सकते, जरूर देश को बताइए, क्योंकि ये जाना चाहिए देश के सबक। और हम इतने लेट हुए तो हमें, जैसे आपने कहा कि जो बीच में लोग हैं जो अपना यहाँ का क्रूड ऑयल दुनिया के दूसरे देशों को बेच दिया, क्या क्या हो सकता था, हमने क्या क्या नुकसान हो गए हमारे, और कैसे आगे हम रोक सकते हैं और आगे, क्या आप कहेंगे?
अब तो कहा है उन्होंने कि ये करिए, लेकिन कहने भर से शायद काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है। देखिए ऐसा है कि अगर हम शुरू से कदम उठाते तो उसमें एसेंशियल और इनएसेंशियल को सेपरेट करते। जो इनएसेंशियल चीजें हैं वहां पे हम कटौती करते, एसेंशियल्स को प्रोवाइड करते रहते। जैसे गरीब आदमी को खाने के लिए कुकिंग गैस की जरूरत है, क्योंकि अब हमने उनको शिफ्ट कर दिया लकड़ी और कोयले से, अब वो उस पर गैस पे करते हैं, तो उसकी हमें शॉर्टेज कंट्रोल करनी चाहिए थी। वो शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए थी। उसके लिए ट्रेड में जहां ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए था तुरंत, जो हमने नहीं उठाया। क्योंकि सरकार तो कह रही थी कि हमने इंडस्ट्री पे रोक लगाई है गैस का इस्तेमाल पे, पर कंज्यूमर पे नहीं लगाई। तो कंज्यूमर क्यों परेशान है? उसको क्यों 25 दिन इंतजार करना पड़ रहा है? उसको जो 1 किलो का जो पहले 100 रुपए का किलो आता था गैस, 500 रुपए क्यों देना पड़ा? उसका सारा बजट अपसेट हो गया। उसके लिए तो इन्फ्लेशन रेट 50-60% हो गया है ना। तो इसलिए वो कदम उठाना बहुत जरूरी। दूसरा जो इनएसेंशियल चीज है, जैसे कि ट्रैवल, जो आप लग्जरी ट्रैवल करते हैं उस पर कटौती कर दिए तो कोई नुकसान नहीं है, पर जो एसेंशियल ट्रैवल है उस पर तो करिए आप जो पूरा प्रोवाइड, जिससे कि जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं उसके दाम ना बढ़े। फिर जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको आप शिफ्ट कर दीजिए रेल ट्रांसपोर्ट में। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट में डीजल लगता है वो वहां चला जाएगा, और जो डीजल बचेगा वो फिर आपकी खेती में लग जाएगा। तो डीजल के दाम मत बढ़ाइए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दीजिए। फिर प्राइवेट व्हीकल्स पे आप टैक्स लगा दीजिए, और प्राइवेट व्हीकल पर टैक्स लेके वो आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज कर दीजिए, जिससे कि लोग प्राइवेट व्हीकल से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएं, जिससे कि आपकी जो तेल की खपत कम हो जाए। क्योंकि एक जो बस की जगह पे 2 कारें चलती हैं, और जितना कि उसमें 30 लोग चलते हैं बस में, जबकि जो कारों में 3 लोग चलते हैं, तो आपका 1/10 हो जाएगा कंजम्पशन, अगर आप जो है रोड ट्रैवल से आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जाएं, और अगर मेट्रो में ले जाएं तो और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये जो करना कि आप जो है इस तरह से तेल की बचत करें, जिससे कि आपका तेल और ज़्यादा लंबे समय तक चले। क्योंकि अब ये पता नहीं कि 4 महीने 6 महीने कितना, अगर कल जो समझौता हो भी जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, तो भी क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है, 3-4 महीने लगेंगे उसको जो रिस्टोर करने में। तो आपकी शॉर्टेज धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो जो हमने मतलब जो है अभी एक्सपोर्ट पे किया, तो हमारा क्रूड ही तो उसमें लगा जो एक्सपोर्ट में गया, तो हमने वो क्रूड को क्यों जाने दिया, है ना। क्रूड की शॉर्टेज तो होगी, क्योंकि मार्च में जितना हमने इंपोर्ट किया वो पिछले साल के मार्च से 40% कम है। तो जब 40% कम है तो मतलब हम अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व को यूज कर रहे हैं, हमारे जो रिजर्व थे उसको यूज कर रहे हैं, तो उससे परेशानी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम ये कदम उठा लेते 70 दिन पहले तो परेशानी इतनी नहीं बढ़ती। और ये तो कई देशों ने किया, इजिप्ट ने किया, फिलीपींस ने किया, बांग्लादेश ने किया, श्रीलंका ने किया, कितने ही सारे देशों ने जहाँ ये परेशानी उनको लगी कि आएगी, तो उन्होंने, कई लोगों ने तो 5 दिन की जगह 4 दिन दफ्तर कर दिया, जिससे कि जो ट्रांसपोर्ट में जो वो मतलब कम हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप देखें तो तरह तरह के करने से हमारा जो स्टॉक है वो ज़्यादा लास्ट करता, क्योंकि दुनिया में कमी तो है ही है। और अभी देखिए यूक्रेन रशिया के जो राइस रिफाइनरीज पे और ऑयल प्रोडक्ट पे हमला करे जा रहा है, तो यानी कि रूस से भी बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि शायद रूस बढ़ा दे, हो सकता है वेनेजुएला बढ़ाए, हो सकता है अमेरिका बढ़ाए, है ना, पर लेकिन उतना नहीं बढ़ा पाएंगे जितना कि बढ़ाना चाहिए। तो कमी तो रहेगी, क्योंकि हम ही सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा वो कमी सताएगी, इसलिए हमारे उत्पादन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। अब ये देखना है कि एसेंशियल और इनएसेंशियल के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हुए एसेंशियल प्रोडक्शन चलता रहे, इनएसेंशियल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए। जैसे कि अगर लग्जरी 5 स्टार होटल हैं, वहाँ पे आप कटौती कर सकते हैं। उन पे आप कहिए कि आप जो है एसी को 18 पे नहीं चला सकते, आप 25 से कम पे नहीं चला सकते, और वहाँ पे टैरिफ लगा दीजिए, जिससे कि जो लोग वहाँ जाते हैं वो कंट्रीब्यूट करें, जिससे आप जो गरीब आदमी का जो कंजम्पशन है उसको सब्सिडाइज करें। तो ये सारे कदम, वेल्थ टैक्स लगा सकते हैं आप, जो है वेल्थ टैक्स लगा के आप इनडायरेक्ट टैक्स कम कर सकते हैं, जिससे कि जो गरीब आदमी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो जो सस्ती हो जाए, उन पे असर उतना ना पड़े। क्योंकि अगर सब एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो सब चीज़ के दाम बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप सब्सिडी देंगे तो इतने दाम नहीं बढ़ेंगे, और जो अमीर आदमी है उसके इनएसेंशियल कंजम्पशन पे असर पड़ेगा। तो ये बात सही है कि होटल और रेस्टोरेंट में जब होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो आप एम्प्लॉयमेंट उन क्षेत्रों में क्रिएट करिए जहाँ पे कि जो आपका जो एसेंशियल प्रोडक्शन है। तो इन एसेंशियल प्रोडक्शन में ये बात ज़रूर है कि उसको कर्टेल करने में एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कम होगा, पर उसको आप एम्प्लॉयमेंट को रीएडजस्ट करिए, आप एम्प्लॉयमेंट दूसरी क्षेत्रों में करिए जहाँ पे कि ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। तो ये एक बड़े लेवल पे, एक वार्ड लेवल पे हमें ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपोजिशन को साथ लेना पड़ेगा और पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, वो करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर उसमें एक चीज और भी बताइएगा, जैसे हम लगातार देख रहे हैं हमारी विदेश नीति पे निरंतर सवाल उठ रहा है कि हम वहां पर प्योरली फेल हैं, और
अगर हम इसको इस तरीके से देखें, जो हम आज कच्चे तेल के लिए बहुत कहीं ना कहीं हाहाकार है, रशिया से जो हमने कहीं अदावत पाल ली या हमको पालना पड़ी ट्रंप के दबाव में, तो वो कितना इसमें कहीं हमारे लिए आज घातक हो रहा है एक, और उसके साथ साथ जो यूएस के हम पर तमाम दबाव है, टैरिफ और तमाम, तो उनको भी कहीं इसमें समाहित करके हम देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा हमारा इस जो मुश्किलात का सबब बन गया है, बन रहा है। देखिए, विदेश नीति में हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुक गए, तो चीन और रूस से हम थोड़ा खिंच गए। तो ब्रिक्स में हमें तो सस्पेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका के एजेंट हैं, तो ब्रिक्स में हमें ट्रस्ट नहीं करते। जबकि अमेरिका ने जब हमें दबाया तो हम ब्रिक्स की तरफ गए, एससीओ की तरफ गए, प्रधानमंत्री बहुत सालों बाद एससीओ में भी गए। लेकिन क्योंकि चीन और रूस हमें ट्रस्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि हम अभी भी अमेरिका के साथ हैं, हम अभी भी क्वाड के हिस्सा हैं, तो चीन कैसे ट्रस्ट करेगा। अभी भी हम मतलब रूस का जो साथ नहीं देते, हालांकि रूस ने हमारा साथ काफ़ी दिया। तो ये वजह इसकी ये है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई। वो क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हम आर&डी में कमज़ोर हैं, हम रूस पे निर्भर हैं आर&डी के लिए। हमारे जो क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट है वहाँ से आते हैं, S-400 मिसाइल है, सुखोई है, ब्रह्मोस है। फिर हमारा जो अमेरिका है वहाँ से भी डिफेंस इक्विपमेंट आ रहा है। फिर चाइना से हमारा $102 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, वहाँ से लो टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी सभी कुछ आता है। तो इसलिए इन तीनों के बीच में हम पिस रहे हैं, क्योंकि हमने जो आर&डी में करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। आर&डी में हम 0.65% जीडीपी का खर्च करते हैं, जबकि चीन 3% करता है, अमेरिका 3% करता है, और चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी बड़ी है, तो इसलिए वो हमसे 22 गुना ज़्यादा आर&डी में खर्च करते हैं। तो इसलिए वो दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए। अमेरिका हमसे 100 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है, इसलिए वो एडवांस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। तो हम दब क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने वो नीतियाँ नहीं अपनाई जो हमें अपनानी चाहिए थी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आर&डी में, हायर एजुकेशन में। वो हमें नीतियाँ अपनानी चाहिए थी जिससे कि हम आर&डी में आगे होते तो हम दुनिया में कम्पीट कर सकते थे। चाइना क्यों इस समय अमेरिका से नहीं डरता? क्योंकि अमेरिका को उसके आर&डी पर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सप्लाई करता है सस्ता। तो अमेरिका ने बाकी सब चीज़ों पर टैरिफ लगाया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि अमेरिका को पता है कि हम अभी वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते अमेरिका में। तो अगर हमारी भी ऐसी ऑटोनॉमी होती, टेक्नोलॉजी होती, तो हम भी नहीं दबते। हम तो तीनों से दब जाते हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी रही है हमारे देश की, कि हमने वो नहीं किया जो हमें एसेंशियली करना चाहिए था, और अभी भी हम वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। तो अभी हमको शॉर्ट टर्म में क्या करना है, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ये तीनों देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो किसी ना किसी तरह से गरीब आदमी को बचाना है, क्योंकि अब संकट बहुत भयंकर है। मीडियम टर्म में हमें तुरंत शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा और आर&डी बिल्ड करना पड़ेगा। आर&डी का मतलब है कि आपको एक रिसर्च एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा देश में। हमारा देश बहुत फ्यूडल है, हमारे यहाँ ऊपर से ऑर्डर आता है और नीचे जाता है, जबकि आर&डी में आपको नीचे से ऊपर जो डेवलपमेंट करना है। जो यंग लोग हैं उनका जो दिमाग और ज़्यादा सही ढंग से नई दिशा में चलता है, तो उनको एनकरेज करना है। हमारे यहाँ तो कहीं फेलियर हो जाता है इंस्टीट्यूशन में, तो हम बोलते हैं बंद कर दो, जबकि फेलियर इज द रूट टू सक्सेस। जब आपका एक एक्सपेरिमेंट फेल करता है तो पता लगता है दूसरा आपको करना है, फिर तीसरा करना है। तो इसलिए हमारे आर&डी एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही कमज़ोर एनवायरनमेंट है। तो ये लॉन्ग टर्म है, जिससे हमें, अब हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चनिंग अलाउ नहीं कर रहे। अगर आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे तो रिसर्च कैसे होगी? तो आज ये स्थिति है जो लॉन्ग टर्म में हमको समझना पड़ेगा कि हमें यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूशंस को फ्री छोड़ना है। वहाँ पे क्रिटिसिज्म होगा ही होगा, और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको हमको दबाना नहीं है। तो इस तरह मतलब हमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों में लेना है, और अगर वो नहीं लिया तो हम दबते ही चले जाएंगे। करेक्ट। सर, एक तो ये इस पे आंकड़े को आप तस्दीक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कल कहा कि सोना है, विदेश यात्रा है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है, 22 लाख करोड़ साल का हमको भार आता है, ऐसा एक उन्होंने कहा आंकड़ा। इसको कल तस्दीक करिएगा। और दूसरा, 1000 करोड़ पर डे के नुकसान की बात अब, क्योंकि चुनाव खत्म हो गए तो बड़े खुलकर हमारे जो ये जो मिस्टर हरदीप पुरी हैं वो फरमा रहे हैं। तो हम क्या संभावनाएं देखें, कितना हमको एक जो आम जो अब तक था कि हमने नहीं बढ़ाया, और पेट्रोल और डीजल, गैस तो बढ़ा दिया आपने, तो पेट्रोल डीजल में कितना भार तत्काल आ सकता है? दोनों को आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, कहाँ हम खड़े हो सकते हैं। फिर एक आध सवाल में खत्म करूंगा। नहीं, ये तो कहना मुश्किल है। फिर भी ये सरकार मुझे लगता है पॉलिटिकली डिसाइड करेगी, क्योंकि एक साथ अगर आपने 15 या 20 रुपए या 25 रुपए बढ़ा दिया तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन होगा। तो इसलिए मुझे लगता है ये बढ़ाएंगे तो 2-3 कदम में बढ़ाएंगे, कोई एक साथ ऐसा नहीं कि कल ही एकदम से 20-25 रुपए बढ़ा दें। हो सकता है पहले 10 करें, उसके बाद फिर उसको 10 और कर दें 2-3 हफ्तों बाद की ये समस्या और ज़्यादा उलझती चली जा रही है। तो ये 2-3 कदम में ही उठाया जाएगा। लेकिन बढ़ना सुनिश्चित है, जल्दी जल्दी बढ़ेगा ऐसा लगता है। आप जो ये जो जी हाँ, माहौल ऐसा जी लग हाँ, रहा है आपको? हाँ,
बिल्कुल, क्योंकि ये तो सब पॉलिटिकल डिसीजन है। देखिए, हमने तो अपने जो जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को एक तरह से मार्केट के आधार पे छोड़ दिया था कि मार्केट में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ यहाँ पे पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। हमने देखा जो दुनिया भर में जब दाम कम हो गए क्रूड ऑयल के, तो हमारे यहाँ जो कम नहीं हुए। तो इसलिए हमने वो मार्केट से लिंक पिछले 4-5 साल से तोड़ रखा है। तो ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो अब पॉलिटिक्स में वो देखेंगे सरकार कि अभी तो उन्होंने एक बैलून छोड़ा है कि ये सब करना ज़रूरी है, एक मुश्किल है। अब वो देखेंगे कितना क्रिटिसिज्म आता है, उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि अभी तुरंत कितना बढ़ाएँ, फिर उसके बाद कितना बढ़ाएँ। तो ये मुझे लगता है पॉलिटिकल जो डिसीजन मेकिंग में जाएगा। ये 27 में भी चुनाव है, 27 में भी कई सूबे हैं, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, तो वो भी शायद ध्यान में रखना होगा इनको, मुझे लगता है। नहीं, पर अभी तो 26 का मिडल भी नहीं हुआ, है अभी ना? तो मिडल अभी नहीं तो हुआ, ये तो हो सकता है तब तक कुछ अभी नया तो ये हाँ, नया शिगुफा बाद में लाएं, इसके पहले जो कर सकते क्या हैं कर लिया जाए, ऐसा तो लगता है। ये अभी तो कर ही सकते हैं ना कि मतलब अब अगले 2-3 महीने में वो बढ़ा दें दाम, और अगर जो युद्ध खत्म हो जाता है, तो फिर वो मतलब 3-4 महीने बाद फिर कम कर सकते हैं जब वो उसको हो कुछ जाएगा। वो तो फायदा देगा, वो हाँ, फायदा। मैं सर एक तो चीज और भी पूछना है, जैसे हम ये देश बार बार महसूस करता है कि हम जो है अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं, बार बार कहीं उठता है, सभी लोग जितने हम महसूस भी करते हैं और विशेषज्ञ भी कहीं ना कहीं उसको इंडिकेट करते हैं। तो अब ये कदम है, जो मोदी जी की अपील है, क्या आर्थिक आपातकाल की ओर देश है, ऐसा हम देख सकते हैं? जैसे आपने रिस्ट्रिक्शन जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, लगाए भी जा रहे हैं अघोषित तरीके से, तो उस और बढ़ गया है देश। देखिए, अभी इसमें तो अघोषित ही रहेगा, क्योंकि आप मतलब एक-एक कदम अलग-अलग उठाएँगे, है ना? और आप ये नहीं कहेंगे कि ये कोई इमरजेंसी आ गई है। आप कहेंगे ये तो ज़रूरी कदम है, देश के जो फ़ायदे के लिए वगैरह-वगैरह। तो इसलिए घोषित इमरजेंसी तो जैसे कि आप देखें डेमोक्रेसी को जो अंडरमाइन किया गया है, उसमें भी कहीं कोई घोषित वो नहीं है। बार-बार यही कहते हैं देखो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी है, आप पाकिस्तान से कंपेयर कर लो, आप उस देश से कर लो, उस देश से कर लो, है ना? तो इसलिए ये तो एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जो आप किस प्रकार से चीज़ को प्रेजेंट करेंगे जिससे कि आपको वाहवाही मिले, है ना? आपकी जो आलोचना ना हो। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो देखो 70 दिन तो जनता को बचाए रखा, हमने 70 दिन तो असर नहीं होने दिया, हमने तो देखो बचा लिया। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पॉलिसी का मतलब है कि आज का आप देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि आगे आने वाला क्राइसिस कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मतलब सब पॉलिटिक्स की बात है, जो आप कह रहे हैं कि क्या वो अनाउंस करेंगे, क्या नहीं अनाउंस करेंगे, इंडिविजुअल स्टेप्स अनाउंस करेंगे, किस सीरीज़ में अनाउंस करेंगे। अब ये देखना पॉलिटिकली वो क्या अपना देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मैं 2 चीज़ें और पूछूँगा, मतलब इसी में एक ही साथ आप सम अप करिए। एक तो जो फिर राहुल गांधी को कहना पड़ा है, विपक्ष पूरा कह ही रहा है, और राहुल गांधी ने थोड़ा तल्ख शब्दों में कहा है कि मोदी जी देश चलाना अब उनके बस की बात नहीं रही है। इस पे भी थोड़ा-सा आपका अपना नोट। और दूसरा, जो हम ये जो मितव्ययिता वाली बात कर रहे हैं, हमसे जो जनता से अपेक्षा है, आम जन से, खुद से क्या-क्या कर सकती है सरकार? क्योंकि हम देख रहे हैं वर्चुअली तो कुछ कोई होता नहीं है। प्रधानमंत्री जी निरंतर अपना उनका पूरा लाव लश्कर, जहाज और तमाम सब कुछ है, और इवेंट और ऐसी सब जगह है। तो क्या दोनों चीज़ों पर क्या होना चाहिए? और ये राहुल गांधी का जो बयान है, दोनों पर आपका अंतिम नोट। देखिए, राहुल गांधी अ, मतलब क्योंकि सारा कुछ पॉलिटिक्स में जा रहा है, तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी पॉलिटिक्स में ही गया है ना? क्योंकि वो उनको पॉलिटिकली काउंटर करना है, जो रूलिंग पार्टी जो एक अपना जो अच्छी छवि पेश करने चाह रही है, तो उनका तो अगर पीएम एक देश के पीएम की तरह करते और वो सबको साथ लेके चलते, तो ये तू-तू मैं-मैं नहीं होती। क्योंकि समस्या तो है ही देश के सामने, उत्पादन पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, जिससे कि आम जनता है उसको परेशानी कम से कम हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा, वो तो रिएक्शन में कहा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री को जो करना चाहिए, वो तो रोज़ मतलब जहाँ पे वो स्पीच दे रहे थे, वहीं पे पहले उन्होंने अटैक कर दिया, है ना, ऑपोज़िशन को, और फिर ये किया। तो प्रधानमंत्री को अटैक ये सोच समझ के करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जैसे ट्रम्प बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कभी सुबह लेफ्ट साइड से उठे तो एक बात बोल देते हैं, राइट साइड से उठे तो दूसरी बात बोल देते हैं। तो प्रधानमंत्री को भी कभी-कभी बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा स्ट्रीट फाइटिंग में नहीं उलझना चाहिए। जो नेशनल इलेक्शन है वहाँ तो समझ में आता है, स्टेट इलेक्शन में इस तरह से जो ऑपोजिशन पर अटैक करते हैं, वो नहीं करना चाहिए उनको, है ना? एक मतलब एक डिग्निफाइड वे में एक स्टेट्स पर्सन, अब उनके ऊपर तो कोई थ्रेट है ही नहीं, वो तो इतने सालों से प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार को कुछ होना जाना नहीं है ना? तो वो एक संयम बरतते हुए, मतलब एक ऑपोजिशन को साथ लेते हुए वो करें, तो मुझे लगता है ऑपोजिशन भी बिहेव करेगा, नहीं तो ऑपोजिशन भी वही गड़बड़ करेगा।
तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी तो जो भी हम नीति बनाएं इस समस्या से करने के लिए, उसमें ऑपोजिशन को पूरा साथ लेके चलना चाहिए और हमें ये कहना चाहिए कि सरकार भी बचत करेगी, सरकार कटौती करेगी जहाँ पे गैर फजूल खर्ची हो रही है, और उसको दिखना चाहिए कि आपके एडवर्टीजमेंट्स कम हो गए, आपका ट्रैवल सिंप्लीफाई हो गया, आपने ट्रैवल चार देशों की यात्रा पे जा रहे हैं वो एक तरफ तो कह रहे हैं विदेश ना जाइए, अभी जा रहे हैं वो, उनका जाना है। नहीं चलिए, वो तो एक नेशनल पॉलिसी है आपकी, वो तो आपको करना है, क्योंकि देखिए यूएई से हमारा समझौता है, यूएई जाना जरूरी है, बाकी जो और जो यूरोपियन देशों को जाना जरूरी है। तो अब प्रधानमंत्री है तो इतना तो है, पर लेकिन इन जनरल जो हम फिजूल खर्ची कर रहे हैं सरकार में, है ना, उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, और जो ट्रैवल जरूरी नहीं है उसको रोकना जरूरी है, एडवर्टाइजिंग जो जरूरी नहीं है उसको रोकना जरूरी है ना, वो पब्लिक को दिखेगा तो पब्लिक भी मानेगी। नहीं, इवेंट्स भी बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि कई चीजें फिर हम फोन के जरिए भी कुछ चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर चीज हम करें, वर्चुअली भी कुछ चीजें हो सकती है। हर जगह आपका लाभ लश्कर जाए, जहाज उतरे और तमाम खर्चे हों जो रुक सकते हैं, रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आप जो संभावना है, जो जिस तरह का सीन है उसको समझाए, आभार आपका, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। आप सुन रहे थे प्रोफेसर अरुण कुमार साहब को, जो उठाए गए कदम है, कह रहे हैं ठीक है ये अच्छी एक है, लेकिन 73 दिन लेट है। 73 दिन पहले यदि ये कदम उठा लिया जाता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। लेकिन वही चुनाव, इवेंट्स, कहीं ना कहीं जो राजनीति, वही सब उसमें परिलक्षित ध्वनित है। अरुण कुमार जी को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारों से मैंने फिर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।